आइए प्यारे बच्चों, तो आज क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, 1 2 3 4 दे रखा है, तो आप बस लिखो सॉल्यूशन और सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। तो कितने कॉलम बना लोगे? 5। ठीक है, तो एक जर्नल एंट्री करने में कितनी लाइंस लगती हैं? अब बताओ, कुछ आइडिया हुआ अभी तक आपको? एक जर्नल एंट्री करने में टोटल कितनी लाइन आपकी लग जाती हैं रजिस्टर में? 3 या 4, है ना? तो इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स में आपको टोटल कितनी लाइंस लग जाएंगी? लगाओ हिसाब, करो मैथमेटिक्स। 16, है ना? तो 16 लाइनों का एक फॉर्मेट बना लो। तो धीरे धीरे क्या आपको फॉर्मेट का हिसाब भी लगना चाहिए ना। तो पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम LF, चौथा कॉलम डेबिट रुपी, पांचवा कॉलम क्रेडिट रुपी। ठीक है, 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स हैं। बना लिया? चलो ठीक है, तो 1 अप्रैल से शुरू करते हैं। 1 अप्रैल में लिखा है मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, फुल स्टॉप। तो मोहन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा है रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन ए रुपी। तो ये आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। 50 पैसे इन ए रुपी का क्या मतलब होता है? 50%। हाँ, तो इसका मतलब हमें 50% पैसे जो हैं वो मिल गए। तो 50 पैसे इन ए रुपी मतलब 50% इन ए रुपी अगेंस्ट ए डेट ऑफ 5000। अगेंस्ट ए डेट ऑफ 5000 का मतलब है कि हमें मोहन से कितने रुपए लेने थे? 5000। तो आप इस कहानी को ऐसे समझो कि हमें मोहन से 5000 रुपये लेने थे, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, और हमें सिर्फ कितने रुपए मिले, मतलब कितने परसेंट रुपए मिले? 50%। तो इसका मतलब आपको 50% मिल गए और 50% नहीं मिले। ठीक है, तो हमने एक ऐसा सेम पॉइंट करा था। तो अगर किसी को याद हो या कोई भी बच्चा देख के बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो हमने लास्ट क्लास में सेम ऐसा ही एक पॉइंट करा था। तो आपको मोहन से 5000 रुपये लेने हैं और मोहन से आपको 50% मिल गए और 50% नहीं मिले। तो बताओ, बैड डेट अकाउंट। पहले डेट लिख लेते हैं 1 अप्रैल। हाँ, और फिर क्या क्या था बताओ, याद है? कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट को भी डेबिट कर लेते हैं, बिल्कुल सही। बैड डेट अकाउंट को भी डेबिट कर लेते हैं, बिल्कुल सही। टू मोहन, मोहन को क्रेडिट करते हैं। मोहन में आप 5000 लिखना और 50% निकालो, कितना हो गया? 2500। तो 2500 आपको मिल गया, वो कैश में लिख लो, और 2500 आपको नहीं मिला, वो बैड डेट में लिख लो। बाकी छोटी सी नरेशन लिख लो। तो लिख सकते हो आप शॉर्ट में, मोहन बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव्ड। मोहन बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव्ड। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है कि मतलब पहली और आखिरी बार बस इतने रुपए मिले, ये मतलब होता है। तो पहली और आखिरी बार बस हमें 50% मिल गए। रुपी, हाँ, पैसे। चलो उसके बाद अप्रैल 2।
अप्रैल 2 में लिखा है ₹8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज़ नॉट रिकवरेबल, आपको रमेश से 8,000 रुपी नहीं मिलेंगे। तो बताओ क्या करेंगे? बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू रमेश, वेरी गुड। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश, सही। तो इसकी नरेशन लिख लेते हैं ऐसी, बीइंग रमेश इज या रमेश अमाउंट इज इररिकवरेबल, रमेश अमाउंट इज इररिकवरेबल। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद 3 अप्रैल को लिखा है श्याम हु ओड 15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो ये भी आपके फर्स्ट पॉइंट की तरह सेम है। तो आपको श्याम से 15,000 रुपये लेने थे, लेकिन आपको सिर्फ 50% ही मिलेंगे क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो बताओ इसका आंसर। कैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एस्टेट मतलब ऐसे होते हैं प्रॉपर्टी, तो मतलब एक तरह से कि आपको 50% मिल गए बस, तो ये मतलब है। तो इसमें भी आपको फर्स्ट पॉइंट की तरह कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है, श्याम, तो टू श्याम। तो श्याम में 15,000 कर दो क्रेडिट, और 50% कितना हो गया 7,500। तो 7,500 कैश में लिख लो, 7,500 बैड डेट में लिख लो। तो इसमें भी शॉर्ट में नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव्ड। ये पुराने ज़माने में प्रथा चलती थी कि नरेशन से पहले बीइंग लगा दो, मतलब नरेशन में बीइंग लगा दो, तो मैं इसलिए बीइंग लगा रहा हूँ, नहीं तो आप नहीं भी लगा सकते। तो श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव्ड। उसके बाद 4 अप्रैल, रिसीव्ड 10,000 रुपी इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। आपको सोहन से 10,000 रुपये रिसीव हो गए जिसको आपने पिछले साल बैड डेट्स कर दिया था। तो क्या था उसका नाम, मतलब अकाउंट का? कैश अकाउंट, तो चलो डेबिट, और क्या क्रेडिट किसको? रिकवर्ड, इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। तो लिख लेते हैं बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, बस शॉर्ट में लिख लो। ठीक है, तो क्लियर हो गया बैड डेट्स और बैड डेट रिकवर्ड, है ना। तो ये पॉइंट हमने सीखा था। तो देखो ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का अपना क्वेश्चन नंबर 8, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 पॉइंट्स हैं। तो इसमें बताओ कितनी लाइनों का फॉर्मेट बनाओगे? एक पॉइंट में कितनी लाइंस लगती हैं? 4। तो 6 पॉइंट्स में कितनी लग जाएंगी? 24। ठीक है, तो बना लो 24 लाइनों का फॉर्मेट। तो डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट।
ठीक है, तो 6 पॉइंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 और 5 और 6। चलो, तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपी और क्रेडिट। ठीक है, बना लिया फॉर्मेट। चलो ठीक है, तो पहले 1 अप्रैल से शुरू करते हैं जी, आओ। तो 1 अप्रैल में लिखा है गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। गुड्स हमें छोड़कर चले गए और ओनर इसको पर्सनल यूज़ के लिए ले गया। चलो वेरी गुड, तो याद है आपको, शाबाश। तो इसका आंसर हो गया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं हम। और 2 क्रेडिट किसको करना है? परचेज अकाउंट, है ना, आपको सिखाया था गुड्स हमें छोड़कर चले गए तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर लो, है ना। तो नरेशन लिख लेते हैं, गुड्स विड्रॉन, बस शॉर्ट में लिख देता हूँ। चलो, गुड्स विड्रॉन। उसके बाद 2 अप्रैल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। इस बार गुड्स हमें छोड़कर चले गए लेकिन आपने उसको सैंपल में दे दिया। ठीक है, तो 2 अप्रैल का आंसर क्या बना रहे हो? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 500, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया या नुकसान हो गया। और 2 परचेज अकाउंट, तो गुड्स हमें छोड़कर चले गए तो इसीलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। नरेशन लिख लेते हैं, गुड्स गिवन एज सैंपल। चलो ठीक है, तो क्लियर हो रहा है भाइयों बहनों, कोई दिक्कत तो नहीं? तो जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था बिल्कुल उसका एप्लीकेशन चल रहा है, सिंपल। उसके बाद 3 अप्रैल, गुड्स गिवन एज चैरिटी। आपने इस बार गुड्स दे दिए चैरिटी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 3 अप्रैल, चैरिटी अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस हो गया 300। और 2 परचेज अकाउंट, गुड्स हमें छोड़कर चले गए। चलो, तो बहुत बढ़िया। तो आज आपके रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो ये कैसे हो गया चमत्कार? तो पॉइंट्स आसान हैं या आपने पढ़ाई करी थी? पढ़ाई करी थी, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 4 अप्रैल, टिम्बर। टिम्बर भी मतलब एक वो होता है, मतलब लकड़ी होती है, यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। एज्यूम दैट द फर्म इज़ ए टिम्बर मर्चेंट, मतलब हमारा लकड़ियों का ही काम है। तो हमने अपनी लकड़ी को फिर हम गुड्स बोल सकते हैं। तो हमने अपने गुड्स को यूज़ कर लिया क्या बनाने में? फर्नीचर बनाने में। तो गुड्स हमें छोड़कर चले गए और गुड्स से क्या बन गया? फर्नीचर बन गया। ठीक है, तो बताओ आंसर पहले आप। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो 4 अप्रैल हमारा नया एसेट क्रिएट हो गया, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, है ना। कितने रुपए? 5000। तो ये हमारा एसेट क्रिएट हो गया और गुड्स हमें छोड़कर चले गए, तो 2 परचेज अकाउंट। ठीक है, तो इसकी भी नरेशन लिख लेते हैं, टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, तो बताओ इन चारों पॉइंटों से आपने अभी तक क्या देखा, सीखा? सारे गुड्स जा रहे हैं, राइट। और जब गुड्स जाते हैं तो परचेज क्रेडिट करना है।
अब देखो नंबर 5 में भी गुड्स हमें छोड़कर चले जाएंगे। नंबर 5 में लिखा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग में जल गए। तो लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो लिख लेते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, है ना। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया और गुड्स हमें छोड़कर चले गए टू परचेज अकाउंट। बहुत बढ़िया। तो इसकी नरेशन गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो हमारे गुड्स जल गए। नहीं, P&L लॉस में, हाँ इंश्योरेंस होता तब करते, तो अभी तो इंश्योरेंस नहीं था ना। अब ऐसे ही 6 अप्रैल में भी देखो गुड्स हमें छोड़कर चले जाएंगे, तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि गुड्स रास्ते में थे और रास्ते में डाकू आ गए और ये गुड्स खो गए। तो जब गुड्स रास्ते में होते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इन ट्रांजिट। तो गुड्स रास्ते में थे और रास्ते में डाकू आ गए और वो गुड्स हमारे चोरी हो गए, तो हमें गुड्स छोड़कर चले गए। तो अब बताओ क्या आंसर हो गया। हाँ, तो इसको लॉस इन ट्रांजिट ही लिख लो, और क्या, थेफ्ट क्यों लिखना। भाई हमें क्या पता डाकू ही आए, वो तो मैं ऐसी कहानी बना रहा हूँ, है ना। मुझे क्या पता डाकू आए, क्या पता रास्ते में बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, तो मतलब रास्ते में खो गए। तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट और 2 परचेज अकाउंट। तो इस क्वेश्चन से आपने ये सीख लिया कि गुड्स हमें छोड़कर चले जाएंगे, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अब आपको बैड डेट्स क्लियर हो गया, बैड डेट रिकवर्ड और गुड्स। तो ये क्वेश्चन गुड्स पर बेस्ड था, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि गुड्स जो हैं वो हमें छोड़कर चले जाएंगे या चले जाते हैं। चलो अब करते हैं एक और क्वेश्चन, नंबर 9 करते हैं। इसमें हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। तो कितनी लाइनों का बनाओगे फॉर्मेट, बताओ। तो कितनी लाइनों का, 24। ठीक है, तो 24 लाइनों का बना लो। नौ। तो इसमें भी 6 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, बन गया। चलो, तो अब आपको फॉर्मेट भी बनाना याद हो गया होगा, है ना। चलो, तो पहले 1 अप्रैल से पढ़ते हैं। तो इसमें भी एक स्पेशल बात जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, उसका एप्लीकेशन है कि जब आप किसी एसेट से रिलेटेड एक्सपेंस करते हो, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज। तो अभी ऐसा करते हैं, इसको मतलब इसका डेट डाल के अभी छोड़ दो, तो थोड़ी देर में कराता हूँ इसको, कुछ सिखाना भी है ना मुझे, इसलिए इसको छोड़ दो। चलो सेकंड बताओ, ये आपने पढ़ रखा है परचेज्ड अ न्यू मशीनरी। ये तो सबसे पहले सीखा था, आधा सही आधा गलत। कम क्या होगा जब मशीन खरीदते हो तो कैश। हाँ, तो लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट और 2 कैश अकाउंट।
तो मशीन अकाउंट डेबिट, एसेट आपका बढ़ गया और कैश कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसकी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग मशीन परचेज्ड। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक ट्रांजैक्शन में शुरू में सीखा था, आई होप याद हो, और नहीं भी याद तो आपकी गलती। ठीक है, इसके बाद 3 अप्रैल, चलो हाँ ये है मेन। अब फिर लिखा है पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। अब जो मशीन हमने खरीदी, जैसे ये ऊपर मशीन खरीदी, तो इस मशीन को खरीदने के बाद इसका फ्रेट और कैरेज, फ्रेट और कैरेज का मतलब होता है मशीन को लाना फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें कुछ खर्चे हो जाते हैं, है ना। तो 2500, तो बताओ इसकी एंट्री। और 2 श्योर। तो बस इसका मतलब आपने जो पहले पढ़ा वो बेकार कर दिया। तो जब हम कोई मशीन खरीदते हैं, अब आपको वो याद है प्रोजेक्टर वाली कहानी, मैंने प्रोजेक्टर ख़रीदा था और उसके लिए मैंने एक इंजीनियर को बुलाया था, उसके को इंस्टॉलेशन की पैसे दिए थे, है ना। तो जब भी हम कोई मशीन ख़रीदते हैं, और अगले पॉइंट में भी देखो, आप उसको इंस्टॉल करने के लिए पैसे देते हो, तो आपको क्या सिखाया था, तो वो मशीन के अकाउंट में ही लिखा जाएगा। तो 3 अप्रैल और 4 अप्रैल दोनों ही पॉइंट्स में आप जो एक्सपेंस कर रहे हो वो किससे रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड, क्योंकि जो आपने मशीन परचेज़ करी, उस मशीन को परचेज़ करने के बाद आप उसको फ्रेट मतलब उसको ट्रैवल कर रहे हो, फिर इंस्टॉल मतलब उसको इंस्टॉल करवा रहे हो। तो जब भी आप कोई मशीन या एसेट परचेज़ करते हो और उसका जो भी एक्सपेंस करते हो, तो फिर आपको उस एसेट का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये हमने यही तो सीखा था। दिखाऊँ एक बार कहाँ सीखा था? हाँ सर दिखाओ कहाँ सीखा था, हम कैसे मान लें, आप पे भरोसा कर लें। तो ये देखो, ये कहानी सुनाई थी आपको, पॉइंट 24 में सीखा था हमने। तो जब आप किसी भी एसेट से रिलेटेड एक्सपेंस करते हो, तो ये प्रोजेक्टर की कहानी सुनाई थी ना, तो आपको क्या बताया था कि फिर हमें किसका नाम लिखना होता है, मशीन का। ठीक है, तो क्लियर हो गया, याद आ गया। चलो, तो पॉइंट 24 का रेफरेंस लेते हुए याद रखना है आपको। तो 3 अप्रैल में भी और 4 अप्रैल में भी, दोनों में ही आपको क्या नाम लिखना है, मशीनरी, हाँ, या मशीन अकाउंट। चलो, तो लिख ही लेते हैं एक साथ। तो 3 अप्रैल में लिख लेते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। ठीक है, और इसकी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग फ्रेट एंड कैरेज पेड, बीइंग फ्रेट एंड कैरेज पेड। और ऐसी 4 अप्रैल की भी लिख लो, उसकी भी एंट्री क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट। तो बताओ आप समझे या नहीं समझे प्यारे बच्चों, कि अगर आपने कोई भी एसेट खरीदा और उस एसेट को खरीदने के बाद कोई भी एक्सपेंस करे, तो फिर क्या लिखोगे बताओ, मशीन का नाम, हाँ मतलब एसेट का नाम लिखोगे। ठीक है, तो दोनों में ही आपको एसेट का नाम लिखना है, तो दोनों में आपको मशीन अकाउंट ही लिखना है। तो जब आपने फ्रेट पे करा तब भी, और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे करे तब भी। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी इसका एक और डेमो आएगा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अभी इसका नेक्स्ट डेमो भी देख लेना चाहें। अब देखो नेक्स्ट डेमो देखते हैं, आ जाओ। अब 5 अप्रैल को लिखा है, देखो 5th और 6th को एक साथ पढ़ना ताकि आपको समझ आ जाएगा। 5 अप्रैल में लिखा है परचेज डे सेकेंड हैंड मशीनरी। अब 5 अप्रैल में आपने क्या परचेज करी, सेकेंड हैंड मशीनरी। और 6 अप्रैल में लिखा है
पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द अबव मशीनरी। तो 6th वाले में आप क्या लिखोगे, रिपेयर या मशीनरी? मशीनरी। तो समझ गए? तो 5th और 6th का लिंक समझ गए? तो 5th को आपने मशीन खरीदी और 6th को उसी मशीन का आपने रिपेयर एक्सपेंस पे करा, तो दोनों में आपको मशीन ही लिखना है, ठीक है? तो लिखो फिर 5 अप्रैल। 5 अप्रैल का भी आंसर लिख लो। मशीन परचेज करने का आंसर लिख लो, मशीनरी अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट 18,000। और 6 अप्रैल का भी आंसर लिख लो, क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 2500। दोनों की नरेशन लिख लेते हैं। 5 अप्रैल में तो लिख देता हूँ नरेशन, बीइंग सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड बीइंग सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड। और 6 अप्रैल में लिख लेते हैं बीइंग रिपेयर एक्सपेंसेस पेड। बीइंग रिपेयर एक्सपेंसेस पेड। तो देखो पहले अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो इससे क्या सीखा आपने, बताओ? इन 5 पॉइंटों से हमने क्या सीखा? बताओ, इन 5 पॉइंटों से हमने क्या सीखा? कि अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हो और उस एसेट को परचेज करने के बाद उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस पे करते हो, कोई भी एक्सपेंस, चाहे फ्रेट, चाहे कार्टेज, चाहे इंस्टॉलेशन, तो फिर किसका नाम लिखोगे? एसेट का। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये सिखाने के लिए। लेकिन इसमें फर्स्ट पॉइंट पे अब चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बहुत ही क्लासिक पॉइंट है बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ो, अब लिखा है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज। अब ये इसका मतलब ये है कि ये मशीन हमने परचेज नहीं करी, ये तो क्या है, एग्जिस्टिंग मशीनरी। अभी जैसे उस वाले रूम में प्रोजेक्टर है ना, दूसरे वाले रूम में, तो अभी आज ही सुबह उसको रिपेयर करने आया था एक आदमी और वो मेरे से 1,000 रुपये लेकर गया, जो प्रोजेक्टर उस रूम में रखा हुआ है। अब वो प्रोजेक्टर तो मैंने 4 साल पहले ख़रीदा था, वो तो उसका लेंस थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो उसने उसका लेंस साफ़ कर दिया और आज वो 1,000 रुपये लेके चला गया। तो इसी तरह फर्स्ट पॉइंट है कि पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी। तो अब इस पर आपके क्या विचार हैं? कि इस बार क्या करना है? इस बार भी मशीन का ही नाम लिखना है या नहीं लिखना, मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ। अगर लिखना है तो फिर तो सारे पॉइंटों में कोई डिफरेंस नहीं बचा, और नहीं लिखना तो इसका मतलब इस पॉइंट में और बाकी पॉइंटों में कुछ डिफरेंस है। तो पहले आप खुद दिमाग लगाओ कि इस पॉइंट में और बाकी पॉइंटों में मतलब कुछ अलगपन है या दोनों सब सेम ही है? क्या अलग है? वेरी गुड। बाकी में आप रिसेंटली मशीन खरीद रहे हो और फिर उस पर एक्सपेंस कर रहे हो। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो 2, 3, 4 और 5 और 6 में क्या हो रहा है कि आप आज मशीन खरीद रहे हो और फिर उस पर एक्सपेंस कर रहे हो। लेकिन फर्स्ट में जो अलगपन है वो यही है कि आपने मशीन आज नहीं खरीदी, आपके पास मशीन पहले से है। तो जब मशीन पहले से है तो फिर हम इसमें मशीन का नाम नहीं लिखते। तो यही अलगपन के लिए मैंने इसको रोक के रखा था।
तो फर्स्ट पॉइंट में आपको मशीन का नाम नहीं लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या ही लिखेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है। बाकी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग रिपेयर एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रिपेयर एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो समझ आ गया डिफरेंस? तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया, तो इस पर आप एक स्टार बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर स्टार बना लो। तो 9 क्वेश्चन से समझ गए क्या सीखा आपने, कि जब आप एसेट परचेज करते हो तब उसका नाम लिखना है अगर कोई एक्सपेंस करते हो, लेकिन अगर पहले से एसेट चल रहा है फिर उसका नाम नहीं लिखने का। चलो आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट्स हैं, तो इसमें कितना बड़ा फॉर्मेट बनेगा बताओ? 20 लाइन का। ठीक है, तो 20 लाइन का बना लेते हैं। आ जाओ। तो 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 और 5। तो ये फॉर्मेट बार बार बनाने में आपको मतलब अजीब सा तो नहीं लग रहा, आलस तो नहीं आ रहा? इस फॉर्मेट की एक पूरी बुकलेट, प्रिंटेड बुकलेट दे दें आपको जिसमें पहले से बना हुआ? ठीक है, तो 10 लाख रुपए दे देना मुझे। ठीक है, तो आपको बनी बनाई बुकलेट दे दूंगा जिसमें पहले से ही आपको स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। चलो, तो खैर एग्ज़ाम में आपको खुद ही बनाना है, ठीक है ना, तो इसलिए मेहनत करो, आलसी जीवो। चलो, तो 10th में देखते हैं आपको याद है कि नहीं। ये कहानी सिखाई थी आपको बहुत पहले। इसमें पढ़ते हैं नंबर 1, रिसीव्ड ₹5850 फ्रॉम मुकेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 6000। तो हमें मुकेश से लेने तो 6000 रुपये थे, लेकिन हमने 5850 रुपये रिसीव कर लिए और फुल सेटलमेंट हो गया। चलो, तो अपने आप ढूंढो, मैंने पहले सिखाया था, या अगर किसी को याद है तो बताने की कोशिश करें। लेट्स सी। वेरी गुड, सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो वेरी वेरी गुड, तो शाबाश। तो ये आपने कैसे सोचा? हाँ, क्योंकि हमने 150 का डिस्काउंट दे दिया, बिल्कुल सही। तो देखो हमें कैश कितना मिला, 5850, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट 5850, और हमने कितना डिस्काउंट दे दिया, 150। तो उसको लिखना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150, और 2, आदमी का नाम क्या है, मुकेश। तो मुकेश को क्रेडिट कर देते हैं। तो मुकेश हमारा फुल सेटल हो गया 6000। तो शॉर्ट में लिख लेता हूँ नरेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बस शॉर्ट में लिख लिया, मतलब हमें पैसे मिल गए। ठीक है, तो ये हमने पहले करा था। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, वेरी गुड। चलो अब सेकंड भी बताओ फिर। रिसीव्ड 5850 फ्रॉम गौरव ऑन अकाउंट अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ 6000। गौरव से आपको 6000 लेने थे और आपको 5850 रिसीव हो गए।
क्यों? नहीं तो लॉस कहाँ हुआ? मुझे आपसे फ़ीस लेनी थी, ठीक है, 6,000, आपने अभी 5850 दे दी, तो 150 बाद में दे दोगे, तो लॉस कहाँ हुआ? अभी सेटल थोड़ी ना हुआ। लॉस तो तब कह सकते हो अगर सेटल हो जाता, तो इसमें अभी सेटल तो नहीं हुआ, इसमें तो सेटल नहीं लिखा, तो अब क्या करना है फिर? इसमें तो सेटल नहीं लिखा, तो बताओ। ये भी करवाया था आपको, वैसे जब सिखाया था तो मैंने सेम ऐसे 2 पॉइंट्स देकर ही सिखाया था। पॉइंट नंबर 16 एंड 17 में सिखाया था आपको, सेम कहानी। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 16 और 17 में यही सिखाया था कि 17 में लिखा है सेटलमेंट हो गया, लेकिन 16 में सेटलमेंट नहीं हुआ। तो जब सेटलमेंट हो जाता है तब आप डिस्काउंट अलाउड लिखते हो, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो नहीं लिखना कुछ, तो नॉर्मल, ठीक है। तो वापस इस क्वेश्चन पे आओ, तो बताओ रिसीव 5850 फ्रॉम गौरव। हाँ, तो अब निकला ना, देखो पीपड़ी। तो कैश अकाउंट डेबिट 5850 टू गौरव, बिल्कुल सही, 5850। तो इसमें अपना जब तक सेटलमेंट नहीं होगा तब तक डिस्काउंट नहीं लिखने का, बाकी नरेशन लिख लो बस, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड शॉर्ट में। चलो उसके बाद जी नेक्स्ट नंबर 3 है received first and final dividend of 60 पैसे in a rupee from the official receiver of Hari who owed 6,000 रुपये। तो ये आज के हमारे पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था। हरी से हमें 6,000 रुपये लेने हैं, जिसमें से 60% हमें मिल गए, और इसका मतलब है 40% नहीं मिले। तो बताओ। कैश अकाउंट डेबिट, और वेरी गुड, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू हरी, वेरी गुड। और हरी में कितने रुपए लिखोगे? पूरे 6,000, और 60% आपको मिल गए, तो 60% कितना हो गया? 3600, और 40% नहीं मिले, 2400, तो वो बैड डेट में लिखना है बस, वेरी गुड। तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हरी, या बस इतना ही छोड़ दो, चलो शॉर्ट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो अभी नरेशन हम शॉर्ट में कर रहे हैं, बट समझ आ गई एंट्री। उसके बाद नंबर 4, पेड ₹2880 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 3,000। चलो तो ये आप ही बताओगे। आपने मोहन को 2880 रुपये दे दिए और देने थे 3,000 रुपये, सेटल हो गया। दोस्त कैश अकाउंट डेबिट नहीं, पे कराया आपने। मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। तो लिखो जी 4th, सांसें थाम के। तो मोहन डेबिट 3,000, आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, टू कैश अकाउंट, कितना कैश पे करा? 2880। तो बताओ कितना डिस्काउंट मिला? 120। तो इसको बोलते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो जब आप पे करते हो तो डिस्काउंट मिलता है। तो नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग अमाउंट पेड शॉर्ट में।
बीइंग अमाउंट पेड। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत? आप फिफ्थ तो बता ही दोगे, बहुत ही सिंपल हो गया। फिफ्थ में तो लिखा है पेड 2880 टू ब्रिज ऑन हिज अकाउंट ऑफ 3000। इसमें सेटलमेंट नहीं लिखा, तो अब बताओ आंसर। और डिस्काउंट लिखोगे इसमें, ब्रिज डेबिट 2880, क्योंकि आपने कितना पे करा, 2880, तो टू कैश अकाउंट 2880। तो इसमें अभी सेटल नहीं हुआ तो आपको डिस्काउंट नहीं लिखना, तो बीइंग अमाउंट पेड। तो बताओ इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा सर? हाँ, तो जब सेटलमेंट होगा तो डिस्काउंट आएगा, अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो डिस्काउंट नहीं आएगा। तो क्लियर हो गया वाला भी? चलो, तो एक क्वेश्चन आपको दूँ, देखो 4 मैंने कराए, एक आप कर लो अपने आप, बट क्लियर हो गए चारों। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस। चलो, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर 4। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ गॉड, तो 9 का मतलब कितनी लाइन है? 36। तो मतलब लगभग आपके रजिस्टर का 1.5 पेज पूरा ही लग जाएगा। तो बनाओ पहले अच्छा सा सुंदर सा फॉर्मेट। तो 2 2 4 2 6 2 8। चलो जी, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग लिख रहे हो आप या नहीं लिख रहे? मतलब या मैं ही लिख रहा हूँ बस? तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपी और क्रेडिट रुपी। चलो ठीक है, तो आपको दूं या मेरे साथ साथ छेप के करना है? बताओ बताओ कैसे मज़ा आ रहा है? ठीक है, तो मतलब पढ़ मैं दूं और फिर आप मुझे बताओगे, ठीक है? और फिर गलत बताओगे तो फिर आप सही बता देना। चलो, तो 5 अप्रैल में लिखा है, चलो 5 अप्रैल पेड सैलरी 30,000, रेंट 10,000 एंड वेजेस 8,000 बाय चेक। 3 चीज़ें, 3 एक्सपेंस आपने पे करे। चलो तो सुनाओ जी। पेड सैलरी 30, रेंट 10, वेजेस 8। तो एक्सपेंस पे करने की क्या एंट्री लिखवाई बताई थी? तो जब भी आप एक्सपेंस पे करते हो तो एक्सपेंस को क्या करो? डेबिट। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। तो ये तीनों एक्सपेंस हैं, है ना? तो एक्सपेंस को तो डेबिट कर दो। और अब पे क्या करा? 2, मतलब क्या कम करोगे? बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने चेक पे करा 48,000। ठीक है, तो इस बार नरेशन मत करो, है ना? टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तो इस बार बस नरेशन का ऐसे ही ड्रामा कर लो। ठीक है, तो बस ड्रामा कर रहे हैं इस बार ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, तो टाइम सेव करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में मत करना टाइम सेव, फिर टीचर नंबर काटेगी। चलो फिर नेक्स्ट 7 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 रुपये, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली। सारे पैसे दे दिए।
चलो तो गुड्स खरीदने की एंट्री बताओ, सिखाई थी मैंने तो। बताओ, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कितना आया? ठीक है, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करो, कितना बचा? 2%। तो कितना बचा? 26,460। सही कर रहा हूँ मैथ्स? चलो तो बताओ आंसर। गुड्स परचेज करने की एंट्री कौन बच्चा बताएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस। परचेज अकाउंट डेबिट 27, नहीं नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। आप जब गुड्स खरीद रहे हो तो आपको तो डिस्काउंट मिलेगा, और कितना कैश पे कर रहे हो? 26,460। यही निकाली थी फिगर। तो देख लो पहले, आप जब गुड्स खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा या डिस्काउंट दोगे? पहले ये सोचो। आप दुकानदार से पेन खरीदने जाते हो तो वो आपको जब डिस्काउंट देता है तो आपको तो डिस्काउंट मिलेगा ना, है ना? तो डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जब आप गुड्स परचेज करते हो तो आपको 540 रुपये का ये डिस्काउंट मिल गया है, कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड करते ही नहीं, अगर आपको याद होगा, है ना? तो ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। चलो तो ये भी अच्छा पॉइंट था। तो 2 पॉइंट्स अभी तक आपके दोनों गलत। अब तीसरा, पेड टू राजू 5,000 कैश 7,000 चेक। राजू को आपने 5,000 कैश दिया और 7,000 का चेक दिया। हाँ, वो कैश डिस्काउंट। राजू अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड, सही लग रहा है शक्ल से तो। 15 अप्रैल राजू डेबिट, कितने रुपए दिए राजू को आपने? 15,000 टू कैश अकाउंट। कैश कितना दिया? अच्छा 12,000, सॉरी, कैश आपने दिया 5,000 और चेक कितना दिया? तो टू बैंक अकाउंट 7,000। तो राजू को आपने 5,000 कैश पे कर दिया और 7,000 चेक पे कर दिया। ठीक है, तो क्लियर है? इसमें कोई डाउट? चलो उसके बाद 18th वाली बताओ। चलो ये अगर सही बताई तो चॉकलेट दूंगा आपको, बहुत बड़ी वाली, जो आप सोच भी नहीं सकते। 18 अप्रैल, गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड इमीडिएटली। चलो तो ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो गई, ये हमने सीखी भी थी और आप भूल गए होंगे, मुझे पता है। तो रोमा को गुड्स बेचे 5,000 के, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो तो बच गया 4,000। आधे पैसे उसमें से अभी मिल गए 2,000 और आधे बाद में मिल जाएंगे 2,000, और 3% कैश डिस्काउंट दे दिया तो 2,000 का 3% हो गया 60 रुपये। चलो तो मेरा तो आ गया आंसर। चलो तो अब जिसका आंसर आए वो बच्चा अपनी एंट्री सुनाए, मेरा तो आ गया। तो गुड्स बेचे रोमा को, गुड्स बेचने की एंट्री बताइए। ठीक है, तो लिखता रहता हूँ 18 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिटेड
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। रोमा, रोमा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, चलो बहुत बढ़िया। सेल्स में कितना लिखना है? सेल्स में लिखते हैं 5000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4000, हाँ 4000। अब इसका आधा कर दो, 2000, तो वो तो रोमा बाद में देगी। और जो बचा हुआ आधा है 2000, उसमें 3% कैश डिस्काउंट हो गया, तो 2000 का 3% कितना है? 60 रुपये, 60। और जो बच गया 1940 वो कैश आपको मिल जाएगा। चलो, तो इसका मतलब बड़ी चॉकलेट मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मैंने ही बताया। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, याद रखना। बट क्लियर हो गया? तो हमने एग्जांपल वैसे सीखे थे सेम, ठीक है, तो अच्छा पॉइंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट 1940, डिस्काउंट अलाउड हमने दे दिया 60 रुपये का, रोमा डेबिट 2000 और सेल हो गई 4000। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। चलो, तो 4 पॉइंट में अभी तक आपके मार्क्स हैं 0। अब 20 अप्रैल, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8000, ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली। 8000 के गुड्स बेचे रमेश को, 5000 उसने अभी दे दिए। तो गुड्स बेचने की एंट्री सुनाओ। हाँ, लेकिन क्या सारे पैसे मिल गए अभी? नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट 5000, तो उसने नहीं, सेल तो 8000 की हुई है। क्यों ध्रुव भाई, सेल तो आपने 8000 की करी थी। पीएनएल नहीं, ऐसे थोड़ा कुछ भी नहीं मिला तो पीएनएल। डेटर का नाम लिखेंगे, वो तो हम तो मान लेते हैं बैंक, मतलब कि पैसे आ गए। तो डेटर का नाम लिखना है, इसका मतलब है 3000 वो बाद में देगा, है ना, ये मतलब है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5000, रमेश डेबिट 3000 टू सेल्स। तो 8000 की सेल करी, 5000 उसमें से अभी मिल गए, 3000 वो बाद में देगा। ठीक है, तो 20 अप्रैल, डेट भी लिख लेता हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रमेश डेबिट टू सेल। उसके बाद 25, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब प्रोप्राइटर जो है वो कैपिटल लाया बिजनेस में। ये तो पहले ही पॉइंट सिखाया था आपको। कैश 10,000 का और डिलीवरी वैन 50,000 की, दो चीज़ें लाया वो घर से। 10,000 कैश लाया और 50,000 की वैन लाया। तो बताइए, लगाइए बुद्धि। कैश तो एसेट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट 10,000, चलो एक तो सही बताया। और दूसरी चीज़ क्या लाया? डिलीवरी वैन भी तो लाया ना, हाँ वो भी तो एसेट है। हाँ, तो वो भी एसेट है, डेबिट। फिर जब मालिक बिजनेस में लाता है तो क्या बोलते हैं? टू कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो जब ओनर बिजनेस में कुछ भी लाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो अभी तक आपके 0 नंबर। अब 26 अप्रैल, कम से कम सही बताओ। कैश पेड टू अनिल 975 975 और डिस्काउंट मिला आपको 25 रुपये। तो कैश दिया 975, डिस्काउंट मिल गया 25।
बताओ जी। अनिल डेबिट, वेरी गुड, धीरे धीरे लिखता हूँ, इतना तो सही बता रहे हो आप। वेरी गुड। तो टू कैश अकाउंट 975 आपने पे करा है, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 25 रुपये आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया है। तो इसका मतलब अनिल को कितने रुपए देने थे आपको? 1000, राइट। तो आपको अनिल को 1000 रुपये देने थे, 975 आपने दे दिए और 25 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया वाला भी पॉइंट। उसके बाद 26 के बाद 30 अप्रैल, पेड टू राजू 1000 कैश 2000 चेक। ये तो सिंपल है, बताओ। राजू डेबिट, हाँ सही, तो ये सही है। राजू डेबिट 3000 टू क्या क्या पे करा? कैश अकाउंट 1000 और टू बैंक अकाउंट 2000। तो राजू को आपने 1000 कैश दिया और 2000 आपने चेक दिया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद लास्ट पॉइंट, तो सर लास्ट पॉइंट क्या है, दिखाओ हमें। तो लास्ट पॉइंट है जी 30 अप्रैल को पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। मोहन को 5000 रुपये आपको देने थे, लेकिन आपने 4800 देकर सेटल कर लिया। ठीक है, वेरी गुड, सही लग रहा है शक्ल से। तो मोहन अकाउंट डेबिट 5000, बहुत बढ़िया। टू कैश अकाउंट कितना कैश दिया? 4800, और क्योंकि सेटल भी कर लिया तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज मेरे हिसाब से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने देखने को मिली होंगी 5 क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, तो घर जाके लेकिन रिवाइज ज़रूर करना इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से। ठीक है, तो अभी हमने खाली इसलिए जितनी ट्रांजैक्शन सीखी, आज कोई नई नहीं सीखी, आज बस क्वेश्चंस करें, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर नए पॉइंट्स कवर करेंगे। चलो।